आज का हमारा टॉपिक है नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम। इससे पहले हमने बात किया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ये माइकोबैक्टीरियम की सेकंड स्पीसीज है जिसको आज हम डील करने वाले हैं। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर रहा था बॉडी के अंदर, वहीं ये क्या करता है, ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज नहीं करता। ये ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम की तरह शो होता है। इसका जो अरेंजमेंट होता है, जो इसका शेप साइज होता है या इसका जो अपीयरेंस होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की तरह होता है, लेकिन ये ट्यूबरक्लोसिस की तरह फंक्शन नहीं करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस कॉज नहीं करता है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीएम, जिसको हम नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम बोल रहे हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिकली और बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला वर्ड है नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम। जो इसके अदर वर्ड्स हैं उनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, या फिर हम उनको जब यूज़ करते हैं जब हम उनके सिम्टम्स को डील करते हैं। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम अदर देन ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम मॉड बोलते हैं, यानी कि वो माइकोबैक्टीरियम जो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज नहीं कर रहा है। एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम, इसको हम आर्टिपिकल माइकोबैक्टीरियम बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल माइकोबैक्टीरियम बोल सकते हैं और अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरियम बोल सकते हैं। ये इसके नेम हैं जिनसे हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। तो देखा जाता है जो अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरियम है ये हम तब बोलते हैं कि जब एक पर्सन की इम्यूनिटी कम होती है और जब ये माइकोबैक्टीरियम, जब ये बैक्टीरिया डिसीज कॉज करता है उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरियम। आर्टिपिकल माइकोबैक्टीरियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे सिम्टम शो करता है, कुछ ऐसे एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसलिए हम इसको आर्टिपिकल माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं। इन्वायरमेंटल माइकोबैक्टीरियम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में हर जगह मौजूद होता है, चाहे वो वाटर हो, सॉइल हो या टैप वाटर हो, हर जगह ये मौजूद रहेगा, इसलिए हम इन्वायरमेंटल माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं। Okay, they resemble Mycobacterium tuberculosis, but exhibit number of atypical characteristics. ये क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की तरह दिखता है मॉर्फोलॉजी में, लेकिन क्या होता है, ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज नहीं करता और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं, एटिपिकल होते हैं। हम बात कर लेते हैं, दे ग्रो मच फास्टर देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड ग्रो विद इन 7 to 8 days। जो इसका ग्रोथ रेट होता है वो अदर माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज से बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर बहुत सी स्पीसीज आ जाती हैं, लगभग 200 स्पीसीज इसके अंदर आती हैं, 200 के या उसके बाद भी आगे भी जा सकती हैं। तो 200 स्पीसीज के अंदर आती हैं, जिनमें से मेन जो स्पीसीज है वो आज हम डील कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, यानी कि इतनी जल्दी ग्रो करता है कि 1 वीक के अंदर क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। सिंपल न्यूट्रिएंट अगार मीडियम इसको प्रोवाइड किया जाता है। टेम्परेचर हम इसको देखते हैं, लो टेम्परेचर में 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करता है, वही हाई टेम्परेचर पे ये 45 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके से ये ग्रो कर रहा है। देन हम बात कर लेते हैं, तो ये क्या करता है, हम इसमें देखते हैं एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स। जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स होती हैं या एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स होती हैं, इससे जो नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम जो होता है वो रेसिस्टेंट होता है, यानी कि इन ड्रग्स का इसके अगेंस्ट कोई फंक्शन नहीं या एक्शन नहीं कर पाती हैं। देन देखते हैं, दे आर एरल सल्फेटेज एंड कैटलिस पॉजिटिव। ओके, ये एक ऐसा रिएक्शन है एरल सल्फेटेज और कैटलिस नेगेटिव का, यानी कि एरल सल्फेटेज नाम का जो एंजाइम है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जब हम इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं तो इसमें जो रिएक्शंस होते हैं कलर शो करता है, यानी कि रेड कलर शो कर रहा है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरल सल्फेटेज है या नहीं। कैटलिस पॉजिटिव हम ऐसे देखते हैं कि इसके अंदर कैटलिस नाम का जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। जब हम इसमें H2O2 इसके अंदर एंटर करते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, डालते हैं, तो देखते हैं कि इसके अंदर बबल्स शो होते हैं। अगर बबल्स शो हो रहे हैं तो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर बबल्स शो नहीं हो रहे हैं तो टेस्ट नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देन द कॉड फैक्टर एब्सेंट इन सेल वॉल। जो कॉड फैक्टर होता है, यानी कि जो माइकोलिक एसिड हो गया या फिर ग्लाइकोलिपिड्स एसिड होते हैं, वो इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जो इसकी सेल वॉल पे नहीं पाए जाते। जैसे कि हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डील किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि एक एसिडिक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोल रहे थे माइकोलिक एसिड, वहीं इसके अंदर वो लेयर नहीं पाई जाती है। तो ये इसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की तरह ग्रो नहीं करता, इसकी जो ग्रोथ रेट होती है बहुत फास्ट होती है। सेकंड हमने देखा कि एंटी ट्यूबरकल जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए रेजिस्टेंट होता है, यानी कि वो इस पर एक्शन नहीं कर पाती हैं इसके अगेंस्ट। देन देखा कि एरल सल्फेटेज पॉजिटिव या फिर कैटलिस पॉजिटिव देखा जाता है इसको। एंड लास्ट में हमने देखा कि इसके ऊपर कॉड फैक्टर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ओके, देन सोर्सेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो देखा जाता है कि जैसे इन्वायरमेंट है तो उसमें हर एक जगह, जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट होता है। इन्वायरमेंट में देखा जाता है कि सरफेस वाटर होता है या फिर टैप वाटर होता है या सॉइल होता है या एनिमल्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गए, तो इनके अंदर क्या है, प्रेजेंट होता है। मिल्क के अंदर, फूड के अंदर, इन सभी जगहों पर ही प्रेजेंट होता है और ये कैसे एक सोर्स की तरह वर्क करते हैं। नोज़ोकोमिया इन्फेक्शन एक सोर्स हो सकता है कि हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो सकता है बहुत ही ईजिली, और क्या कहता है, डिसीज कॉज सकता है। ये ऑब्लिकेटस इन अवर इन्वायरमेंट, एंटीएम आर ऑब्लिकेटस इन इन्वायरमेंट, यानी कि ये हर जगह इन्वायरमेंट में पाया जाता है। देन देखते हैं, दे आर लेस वायलेंट
देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या होता है, इसकी जो वायलेंट पावर होती है वो क्या होती है, कम होती है इन कंपेरिजन टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कंपेरिजन में देखें तो। ट्रांसमिट थ्रू इनहेलेशन और इनॉकुलेशन इनटू वुंड। ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि कोई पर्सन अगर इनहेल कर रहा है और ड्रॉपलेट के थ्रू, एरोसोल्स हो गए या फिर डस्ट के थ्रू ये बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करके अगर एक पर्सन की जो भी इम्यून सिस्टम है वो कम है, वीक है, तो वहाँ क्या करेगा, डिसीज कॉज कर सकता है। ओके, एरोसोल्स एंड डस्ट। एरोसोल्स वो होती हैं जिसमें ना एयर पार्टिकल्स में जो भी लिक्विड्स पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट पार्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और डस्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है। या फिर वुंड, जहाँ पे घाव है, किसी वजह से घाव हो गया है और उसके कांटेक्ट में आने से ही ये बैक्टीरिया क्या करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। देन देखते हैं इंजेक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेटेड फॉर्म में नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ओके, इंजेक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर में देखते हैं कि कोई पर्सन अगर सॉइल का या फिर वाटर का इंजेक्शन कर लेता है और वो अगर कंटेमिनेटेड है वो वाटर या फिर वो सॉइल, तो हो सकता है कि डिसीज कॉज करेगा। देन देखते हैं कि कंटेमिनेटेड फॉर्मेट्स जो होते हैं, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स से अगर वो कंटेमिनेटेड है बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया, तो हो सकता है कि इनके कांटेक्ट में आने से तो एक पर्सन को इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अगर उसकी क्या है, इम्यून सिस्टम कम है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये डिसीज कॉज तभी करता है जब एक पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है या फिर इम्यूनोसप्रेस्ड जो पर्सन होते हैं उनमें ये मेनली देखा जाता है। अदरवाइज ये क्या, इसकी जो वायलेंस पावर होती है बहुत कम होती है और ये डिसीज कॉज नहीं करता है। तो अगर ये फॉर्मेट्स या फिर कंटेमिनेटेड फॉर्मेट्स हो गए या फिर जो भी सॉइल एंड वाटर है जो कि कंटेमिनेटेड है, इनके कॉन्टैक्ट में आएगा तभी वो क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेगा। देन देखते हैं पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज रेयर बट कॉज सिस्टिक फिब्रोसिस। ये क्या होता है, जो जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में हो रहा था कि एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो भी इन्फेक्शन कॉज हो रहा था, लेकिन इसमें वो नहीं होता। इसमें मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं होता, एक पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो सकता ये इन्फेक्शन। ये क्या करता है, मेनली देखा जाता है कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन ही कॉज नहीं करता है, लेकिन अभी आजकल कुछ केसेस में देखा गया है कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की जो इन्फेक्शन है उसको कॉज करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉज करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वो डिसीज़ है जिसमें देखा जाता है कि जो भी हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या फिर जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। कि इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो भी स्वेट है या फिर जो भी ग्लैंड्स हैं उनका जो मटेरियल है वो थिक हो जाता है और जिसकी वजह से जो भी वे है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस देखा जाता है और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है या फिर नहीं देखा जाता। तो ये इसका सोर्सेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। देन हम बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम। क्लासिफिकेशन में क्या है, इसको क्लासीफाई किया गया है रेनॉल्ड्स के द्वारा। रेनॉल्ड्स ने इसको क्लासीफाई किया है 4 ग्रुप्स के अंदर। सो रेनॉल्ड्स ने इसको फर्स्ट ग्रुप दिया है। फर्स्ट ग्रुप में हम देखते हैं फोटोक्रोमोजेंस। फोटोक्रोमोजेंस वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, पिगमेंटेशन तो मतलब पिगमेंटेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं, जब एक लाइट के उसमें कांटेक्ट में आते हैं, जहाँ पर लाइट अवेलेबल होती है, जहाँ पर एक लाइट सोर्स होता है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर ये पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो किस कलर का है, जो कि है येलो ऑरेंज पिगमेंट। येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये क्या करते हैं, लाइट के जब लाइट मौजूद होगी या अवेलेबल होगी तब क्या करेंगे, पिगमेंटेशन करेंगे। इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम कंसासी या फिर माइकोबैक्टीरियम मैरिनियम, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो स्पीसीज हैं, ये इसके अंदर आ जाती हैं। देन सेकंड देखते हैं ग्रुप सेकंड के अंदर देखते हैं हम इसमें स्कोटोक्रोमोजेंस। स्कोटोक्रोमोजेंस वो होते हैं जो कि लाइट में और डार्कनेस में दोनों में क्या करते हैं, पिगमेंट प्रोडक्शन करते हैं। ये येलो कलर के पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर हम एग्जाम्पल की देखें तो माइकोबैक्टीरियम सैक्रोफ्यूसम या फिर माइकोबैक्टीरियम गॉर्डोन, ये देखा जाता है। ये जो बैक्टीरिया हैं, सभी स्पीसीज हैं, ये इसके अंदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। थर्ड ग्रुप के बारे में बात करें तो थर्ड ग्रुप में देखा जाता है नॉन क्रोमोजेंस। नॉन क्रोमोजेंस वो होते हैं जो पिगमेंट प्रोडक्शन नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम इंटरसेलुलरी या फिर माइकोबैक्टीरियम ज़िनोपी या फिर माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस, ये जो सब स्पीसीज हैं बैक्टीरिया की, ये इसके अंदर आ जाती हैं और डिसीज या फिर पिगमेंटेशन ये कॉज नहीं करती हैं। देन ग्रुप 4 में देखें तो ग्रुप 4 में देखते हैं रैपिड ग्रोथ, यानी कि इसमें ग्रोथ के बेसिस में रैपिड क्या मतलब दिखाया गया है कि इनकी ग्रोथ कैसे होती है। तो देखा जाता है ये कॉलोनीज अपीयर कर लेते हैं, यानी कि कॉलोनीज बनने लगती हैं लगभग 7 दिनों के अंदर, यानी कि 7 डेज के अंदर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक के अंदर ही अंदर क्या होता है, कॉलोनीज बनने लगती हैं। बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं बैक्टीरिया। इनको हम सैफ्रोफाइट्स बोलते हैं। सैफ्रोफाइट वो होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों से अपना भोजन लेते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो इसकी तरह ही वर्क करते हैं। इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम फॉर्ट्यूटम या फिर माइकोबैक्टीरियम क्लोने आ जाता है। ये जो सब स्पीसीज हैं इस बैक्टीरिया की, ये इसके अंदर परफॉर्म करती हैं। देन हम बात कर लेते हैं अबाउट द पैथोजेनिसिटी।
पैथोजेनिसिटी में हम ये देखते हैं कि किस तरीके की डिसीज कॉज कर रही हैं। तो देखा जाता है कि ये पल्मोनरी डिसीज कॉज करते हैं। पल्मोनरी डिसीज तब कॉज करते हैं जब एक पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है जो बहुत वीक है, बहुत वीक होने की वजह से वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि एक पर्सन की कोई ट्रांसप्लांटेशन की वजह से उसको एंटी ड्रग दिए जा रहे हैं ऐसे, जिसकी वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस्ड हो रहा है। देन देखा जाता है कि एक पर्सन किसी भी इलनेस से अगर जूझ रहा है, या किसी को इलनेस या कोई डिसीज़ है उसकी वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, ये देख सकते हैं। या फिर देख सकते हैं कि एक पर्सन को प्रायर कोई ट्यूबरक्लोसिस डिसीज थी और उसकी वजह से अब वो ठीक है, लेकिन उसका जो भी इम्यून सिस्टम है वो कम है और लंग्स का इन्वायरमेंट उस तरीके का नहीं है। देन देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन को कोई भी लंग इन्फेक्शन था प्रायर या फिर अभी भी है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पल्मोनरी डिसीज हो सकती है। पॉसिबली देखा जाता है जिन पेशेंट्स को एड्स होता है उनमें मेनली देखा जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम कंसानी या माइकोबैक्टीरियम इंटरसेलुलरी, माइकोबैक्टीरियम एवियम या माइकोबैक्टीरियम ज़िनोपी, ये जो बैक्टीरिया हैं सभी स्पीसीज हैं, ये क्या करते हैं, पल्मोनरी डिसीज कॉज करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड हम देखते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू डिसीज। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू डिसीज में हम ये देखते हैं कि स्किन के द्वारा जो भी डिसीज हो रही है इस बैक्टीरिया के अंदर वो हम देखेंगे। तो ये क्या करता है, अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी वहाँ पे कोई डिसीज़ है उसकी टिश्यूज़ में, या फिर कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, कोई लीजन है, कोई वुंड है, तो हो सकता है कि उसको डिसीज़ कॉज हो सकती है। और अगर एक पर्सन की इम्यूनिटी कम है तो हो ही सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस या माइकोबैक्टीरियम मैरिनियम, ये जो सब स्पीसीज हैं ये क्या करती हैं, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू डिसीज कॉज करती हैं। थर्ड हम देखते हैं लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी में हम ये देखते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको भी अफेक्ट करता है। उसमें अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन मौजूद होता है तो हमारी जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो क्या होती है, स्वेल कर जाती हैं। उसके साथ ही साथ वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, तो लिम्फ एडिनोपैथी देखा जाता है। खासकर देखा जाता है जो हमारी सर्वाइकल नोड्स होती हैं चिल्ड्रंस में, उनमें मोस्टली इन्फेक्शन देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम या फिर माइकोबैक्टीरियम इंटरसेलुलरी, ये क्या करती हैं, इसके अंदर डिसीज कॉज करती हैं। लास्ट में हम देखते हैं कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन एंड केराइटिस। ओके, अगर किसी पेशेंट के कैथेटर डला हुआ है जिसकी वजह से उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो हो सकता है इसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। देन देखा जाता है कैथेटर अगर उसको निकाल देते हैं तो हम उसको ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका पैथोजेनिसिटी थी। देन हम बात कर लेते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में कि क्या क्या लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो सकती हैं जिसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन में हम देखते हैं कि हम जो भी स्पूटम है अगर वो लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है या अगर वो डेसिमिनेटेड इन्फेक्शन है यानी कि ब्लड में फैल चुका है तो हम ब्लड ले सकते हैं, या फिर अगर कोई लीजन वगैरह है सॉफ्ट टिश्यूज में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो जो स्किन है स्किन लीजन्स को या स्किन स्पेसिमेन हम कलेक्ट करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन देखते हैं आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड बैकेली। जो भी आइसोलेटेड बैकेली है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके पिगमेंट को या फिर उसके ग्रोथ रेट को आइडेंटिफाई करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ रेट होती है बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1 वीक के अंदर ये ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को 6 to 8 मंथ लगते हैं ग्रो करने के लिए, वहीं ये क्या करता है, ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, 1 वीक के अंदर ग्रो कर रहा है। तो हम देखते हैं पिगमेंट फॉर्मेशन के तौर पे, यानी कि पिगमेंट फॉर्मेशन कैसा है, पिगमेंट अगर डार्क में अगर ये पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर लाइट की मौजूदगी में ये पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर वो पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से बैक्टीरिया है, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम है। देन हम बात करते हैं चेस्ट एक्सरे। अगर किसी को पल्मोनरी इन्फेक्शन है तो हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं चेस्ट रेस से, एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के सैंपल के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया है। देन ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि ये जो माइकोबैक्टीरियम है, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम है, एनटीएम है, ये क्या होता है, जो एंटी माइकोबैक्टीरियम ड्रग होती हैं या फिर जो ट्यूबरकुलस ड्रग्स होती हैं उसके अगेंस्ट में वर्क नहीं कर पाती हैं, यानी कि इनसे रेसिस्टेंट होता है, तो इसीलिए हम इसमें ये प्रोवाइड नहीं करा सकते। इसलिए हम इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मल्टी एंटी माइकोबैक्टीरियम थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं क्लेथ्रोमाइसिन हम प्रोवाइड करा सकते हैं विद द मैक्रोलेट्स। तो इससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं इन ऐसी मल्टी माइकोबैक्टीरियम थेरेपी से, या फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर कंटेमिनेटेड कैथेटर था उसको रिमूव करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम के बारे में। इसके अंदर हमने देखा कि इसको अलग अलग नामों से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे एनटीएम नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम, अटिपिकल माइकोबैक्टीरियम, या फिर मॉट्स के द्वारा, या फिर जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम अदर देन ट्यूबरकुलोसिस, इन्वायरमेंटल माइकोबैक्टीरियम भी कहा जाता है, और इसको अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरियम भी कहा जाता है। हमने जाना कि इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी एक पर्सन का बहुत ज़्यादा कम होता है, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तब क्या होता है, ये बैक्टीरिया
उसको इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट के अंदर और जो एक कॉमन सर्च की तरह वर्क करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जब एक इम्यूनिटी हमारी कम होती है तब ये क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। देन देखा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको एरल सल्फेटेस के थ्रू या फिर कैटलिस्ट पॉजिटिव के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर कॉज फैक्टर एब्सेंट होता है एंड हमने देखा कि एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स होती हैं वो इसकी रेसिस्टेंट होता है। देन सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखा कि ये इन्वायरमेंट में हर जगह मौजूद होता है, जैसे वाटर सोर्स हो गए या फिर सॉइल, एनिमल्स, मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट, इनमें सब में प्रेजेंट होता है। एंड ये क्या करता है, एरोसोल या फिर डस्ट के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू क्या कर सकता है, एक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। देखा जाता है कि नोज़ोक्यूमेन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ ह्यूमन टू ह्यूमन यानी कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन भी देखा जाता है, जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। देन देखा क्लासिफिकेशन में रेनॉल्ड्स ने इसको क्लासीफाई किया है 4 ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप 1 जिसको हमने बोला फोटोक्रोमोजेंस, सेकंड था इसमें सोमेटोक्रोमोजेंस एंड थर्ड देखा इसमें नॉन क्रोमोजेंस एंड लास्ट में देखा रैपिड ग्रोथ। इसमें हम ये देखते हैं कि पिगमेंटेशन के आधार पर या फिर ग्रोथ रेट के आधार पर हम इसको क्लासीफाई किया गया कि पिगमेंटेशन वो लाइट में कर रहा है या डार्क में कर रहा है या फिर पिगमेंटेशन नहीं कर रहा है। और देखा कि जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, इनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो इससे हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि डिफरेंट सब स्पीसीज हैं जो कि क्या कर रही हैं, डिफरेंट डिसीज़ कॉज कर रही है, जैसे कि पल्मोनरी डिसीज़ कॉज कर रहे थे, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू डिसीज यानी कि कोई वुंड या फिर वहाँ पे स्किन लीजन कॉज कर रहे हैं, लिम्फ एडेनोपैथी कॉज कर रहे थे यानी कि लिम्फ में कोई इन्फेक्शन, लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, या फिर कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन देखे जाते हैं जो कि डिफरेंट सब स्पीसीज के द्वारा हो रहे हैं। देन देखा लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमने देखा कि स्पेसिमेन कलेक्शन के थ्रू या फिर जो पिगमेंटेशन और जो उसकी ग्रोथ रेट है उसको आइडेंटिफाई करके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन चेस्ट एक्सरे के थ्रू हम पल्मोनरी इन्फेक्शन है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट में हमने ट्रीटमेंट देखा कि मल्टी एंटी माइक्रोबैक्टीरियम थेरेपी के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, और ट्रीट करने के साथ ही साथ हम इसमें कैलिथ्रोमाइसिन और अदर मैक्रोलेट्स जो ड्रग्स हैं उनको हम प्रोवाइड करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।